हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसेंटम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल 2023 दिया था उन्होंने अपने आंसर की चेक कर ली होगी और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेंस की भी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। जिनका भी स्कोर अच्छा है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई को जो पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल 2023 का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपका भी एसएससी सीजीएल मेंस है तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो हम कुछ अच्छे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आसान क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है इफ 7b minus 1 upon 4b equals to 7, then what is the value of 16b square plus 1 upon 49b square। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7b minus 1 upon 4 लिखा है और यहाँ पे 16b square upon 1 upon 49b square लिखा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप सोचोगे यहाँ पे 49 होना चाहिए था, है ना। और अगर यहाँ पे 49 होता, अगर यहाँ पे 49 होता और यहाँ पे 16 होता तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देते। बट इसमें इंटरचेंज कर रखा है, 49 यहाँ की जगह यहाँ दे दिया और 16 यहाँ की जगह यहाँ दे दिया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो भाई ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके मेंस के अंदर भी आ सकता है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखिए भाई, लिखा हुआ है 7b, एक मिनट रुकिए पेन बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए, लिखा हुआ है 7b माइनस 1 अपॉन 4b बराबर 7 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस 4 को इधर लाना है, इस वाले 4 को हमें इधर लाना है और इसको मुझे इधर लाना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, बोथ साइड 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7b माइनस 1 अपॉन 4b लिखा हुआ है इक्वल्स टू 7 है। हम बोथ साइड क्या करेंगे भाई, बोथ साइड करेंगे, ध्यान से समझना एक बार। हम बोथ साइड 4/7 से मल्टीप्लाई से कर देंगे। जब हम 4/7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझना यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो मेरे भाई आपको मिलेगा, इससे तो ये आपका कट जाएगा साथ के साथ, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4b माइनस, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो इधर 4 से तो ये 4 कट जाएगा और नीचे बचेगा 1/7b। जब आपने 4/7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 4/7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जब इक्वेशन बराबर होते हैं दोनों जगह हमें अगर एक जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से ये 7 कट जाएगा तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इसके बाद का आंसर निकालना बच्चों का काम है। अगर आपको फॉर्मूले पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप निकाल लेंगे। तो भाई सभी बच्चों को a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये हमारा बस क्या हो जाएगा, इस उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16b स्क्वायर प्लस में 1/49 बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लगाते हैं 2 इंटू ए कितना है 4b और इंटू में बी कितना है 1/7b बराबर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब बात ध्यान से समझे, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, हाँ है ना, बी से तो बी कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को तो सिर्फ ये वैल्यू चाहिए थी, हाँ है ना, ये वैल्यू तो चाहिए थी, जो यहाँ पूछे वो यही वैल्यू है। तो ध्यान से समझना, ये सारी चीज इधर हो जाएंगे तो यानी हम बोल सकते हैं 16 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, मतलब बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 2 चौका 8, यानी यहाँ माइनस का तो प्लस आ जाएगा, प्लस 8/7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112 और 120/7, जो इसका आंसर था। क्लियर है मेरे भाई, आप सभी को समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ से अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, ये बना लिया आपने, तो आंसर आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है भाई, इसका यही एक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक बेहद अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट में करें क्या आंसर आया है, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो भाई स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो भाई इसमें लिखा हुआ है 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27,
6 की पावर 28 से विभाज्य यानी इज डिविजिबल बाय, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है किससे डिविजिबल है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं आप सभी के सामने, तो भाई ध्यान से समझना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए लिखा हुआ है 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। क्लियर है। तो आपको एक बात बताओगी क्या कि जब भी हमारे बेस सेम होते हैं, यानी मान लो x की पावर a है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर b से, तो क्या होगा, हमारे जो है बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाती है। ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, इसका आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। देखिए भाई, हाँ, तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 6 की पावर 25 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 6 की पावर 25 कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा 6 की पावर 0, हाँ है ना। जब इन दोनों को इंटू करो 6 की पावर 25 आएगा प्लस, इसमें से कॉमन लिएगा तो क्या बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, और फिर यहाँ से क्या बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 6 की पावर 3 बचेगा। जब आप देखेंगे, जब इसको इससे इंटू कराएंगे तो 25 आ जाएगा, इसको जब इससे इंटू कराएंगे तो 26 आ जाएगा, इसको इससे इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 27 आ जाएगा, इससे इंटू कराएंगे 6 की पावर 28, यानी ये एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 की पावर 25 को कॉमन ले लिया। जब हमने 6 की पावर यहाँ पे 25 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, जो आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, यानी एक की पावर अगर जीरो है तो 1 होगा, यानी आप 5 की पावर जीरो लेंगे तो भी 1 होगा, 6 की पावर जीरो लेंगे तो भी 1 होगा। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर आप जीरो लेते हैं तो किसके बराबर होता है, ऑलवेज 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो आप यहाँ से समझेंगे, यहाँ 6 क्या, 6 की पावर जीरो लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 प्लस, यहाँ पे 6 की पावर है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या, 6 की क्यूब यानी क्या होता है, 6 की क्यूब, 6 की क्यूब होता है आपका 216 होता है। तो यहाँ से 6 की पावर 25 इंटू जब इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा, 252, और कितना आ जाएगा, 252 और 259 आ जाएगा, 259 इसका आंसर आ जाएगा। यानी अब आप देखें कि यहाँ इसमें से कौन सी संख्या जो इसको डिवाइड करेगी, तो आपने देखा 259 से एग्जैक्टली कट जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 259 है। जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 259 से तो ये 259 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, यस हम जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर करके बताइए। क्लियर। तो भाई ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एसएससी मेंस के अंदर रिपीट हो सकता है। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है ये वाला क्वेश्चन भी, और इससे पहले जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर भी रिपीट हो सकते हैं। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये एकदम धांसू क्वेश्चन एसएससी ने इस बार पूछा है। ठीक है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, और इस क्वेश्चन को काफी सारे पैटर्न के अंदर पूछा है। पहले क्या करता था एसएससी, किसी एक ही पैटर्न को फॉलो करता था, एक नया क्वेश्चन बनाया और उसी के डिजिट बदल बदल के आगे आने वाले एग्जामों में पूछता था। बट इसने क्या करा है, हर शिफ्ट के अंदर एक नया क्वेश्चन पूछा है इसी पैटर्न से, सेम पैटर्न से। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्यूब लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लेना, ये सारे क्यूब लिखे हुए हैं, तीन नहीं है, ये स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है। यानी मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ दोबारा। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3x की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 7y क्यूब, ये लिखा हुआ है। तो आपको आंसर बताना है कि जब आपको दे रखा है x की बराबर, x दे रखा है -4 और y दे रखा है -1, तो आपसे ये ऑप्शन 4 दे रखे, आपको इसका आंसर बताना है। तो भाई काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में उलझ गए थे, बट इसमें उलझना नहीं था, थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना था इस क्वेश्चन के लिए, आप आंसर आराम से निकाल लेते। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है अगर एग्जाम के अंदर हम करते, तो देखो ध्यान से समझो, हमें एक्स और वाई की तो वैल्यू गिवन है, यानी हमें इन वैल्यू का भी यूज करना है। अगर आप डायरेक्ट इन वैल्यू को लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आंसर तो निकल जाएगा बट टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या है, ध्यान से समझना। तो भाई इसमें देखो, यहाँ पे एक्स की क्यूब है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पे y की क्यूब है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं x की स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से मैंने, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर क्या कॉमन ले लिया, हाँ या ना।
तो आप सभी को पता है जब बेस सेम होता है पावर बराबर हो जाता, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा, हाँ है ना, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा 5y, क्लियर है, प्लस अब यहाँ से जब वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 12x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 7y बचेगा। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हमने छोटा सा कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू लगाना बहुत आसान है, यहाँ पर मेरे भाई वैल्यू लगाना अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यानी पहले से थोड़ा सा हमने आसान क्वेश्चन इसको बना लिया है। तो ध्यान से समझना इसको। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, अंदर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 या इसकी वैल्यू कितनी है -4, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा -12, और y की वैल्यू कितनी है -1, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, क्लियर है, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1 आई है, अंदर x की वैल्यू कितनी है -4 है, तो यानी कितना हो जाएगा -48 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितनी -1 तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंटू में ये अंदर क्या बचेगा -17 प्लस 1, अंदर क्या बचेगा -55, क्लियर है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा 16 सत्ते 112 और 2 11 कैरी आ जाएगा, और 16 कम 16 और 11 कितना हो जाता है 16 और 11 272 यानी 27 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 55। तो आप सभी को पता है जो भी आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, सारा ही आंसर माइनस में, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे कितना आएगा 7 2 और 3, यानी -327 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो ये -327 इसका राइट आंसर था। ये एग्जाम के अंदर दोबारा रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, कुछ और चीजें बदल देगा, बस आपको अटेंटिव रहना है कि हमें कैसे कॉमन लेना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो देखिए आने वाली और जो आगे इससे एग्जाम हुए हैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं, बट ये क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, क्लियर है मेरे भाई। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं इसको, ये भी मेंस में दोबारा रिपीट हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, मेंस के लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसमें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो भाई क्वेश्चन सिंपल था, बट इसमें इसने क्या करा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दी, कैलकुलेशन बढ़ा दी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो उसमें बोला था वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें बोल रखा है गोले का आयतन निकालना है, रेडियस आपको दे रखी है। तो आप सभी को पता है जो भी स्फीयर होता है, जो भी स्फीयर या गोला होता है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सा नया क्वेश्चन था जो आपने इसको ले लिया। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा इसकी जो ऑप्शन है ना वो बहुत बहुत मजेदार है, इसको हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे, इसे हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे कहीं भी। देखिए कैसे, तो ध्यान से समझना। तो जब हम इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, इन्होंने पाई की वैल्यू हमें बोल रखा है, पाई की क्या यूज करना है 22/7, तो लो भाई कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रेडियस दे रखी है कितनी 4.2 यानी 42/10 लिख सकते हैं इसे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 42/10 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 42/10 आ जाएगा, क्लियर है, हाँ है ना। तो भाई 7 या 21 से 21 दूनी 42 कट जाएगा, हाँ है ना। तो अब आप सारे स्टूडेंट ये बोलोगे कि सर नीचे आप इन्हें और भी काट सकते हो, बट हम इन्हें इस तरह ही छोड़ देंगे, हमें और काटने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर ऑप्शन के अंदर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी इसको तो उसने नहीं काटा होगा, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करने हैं, हम ऑप्शन से कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें से ऑप्शन काम आएंगे। अब आप देखिए आपका जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, हाँ है ना, क्योंकि देखो 4 का मल्टीपल दे रखा है। तो आप मुझे बताओ 4 का मल्टीपल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रही चौथी, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें आप बताओ ना 4 से हो रहा, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी 5 से होगा, यहाँ कहीं 5 का मल्टीपल दिख रहा है तो नहीं होगा। अब हमने देखा ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल, अब 2 ऑप्शन में फंसे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ये 14 × 3 लिखा हुआ है, यानी जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल जरूर होगा, हाँ है ना। तो इसमें 3 का मल्टीपल चेक करो, 3 का मल्टीपल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है
तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो ये दोनों 4 से डिवाइड और 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो भाई 9 कट रहा है, 7 और 2 ये भी 3 से कटेगा, और 8 और 2 10 और 4 14, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा 310464, ये इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो देखो 3 से कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 6 4 और 1 8 1 9, ये 3 से कट रहा है, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्लियर है भाई? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसके ऑप्शन को देख के कि बहुत लंबा जाएगा इसलिए इसको छोड़ देंगे, और यहाँ वो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करेंगे, हमें नहीं करना है, ध्यान से समझना है इस चीज को। क्लियर है? अगर मान लो 3 का मल्टीपल भी दोनों में मिल जाता तो हम 7 का चेक करते, अगर मिल जाता तो फिर 11 का चेक करते, यानी ऐसा तो हमें करके देखना ही पड़ेगा कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। अगर ये आपको डिविजिबिलिटी से सॉल्व करना आता तो आसानी से कर। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आप सभी के सामने आ गया है। तो भाई ये भी एक मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। ये क्यों आने लायक क्वेश्चन है? क्योंकि इसके अंदर दो अप्रोचेस का यूज हो रहा है। ये भी एसएससी मेंस के अंदर रिपीट हो सकता है। एसएससी मेंस या जो भी अभी प्री की तैयारी कर रहा है, दोबारा से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भाई लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो बोर्ड पे। इसमें बोला है एज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी। यानी भाई वो क्या कह रहा है कि उसने बोला कि 120 किलोमीटर वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो तय करता है, यानी 120 किलोमीटर। उसने बोला जो अगले 100 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार की, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो तय करता है। उसके बाद जब वो वापसी आता है तो वो उसकी जो स्पीड होती है वो 75 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लियर है? तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, ध्यान दे समझ। देखो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट लगेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से समझना। देखिए भाई, तो भाई आप सभी को पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। पहले तो एवरेज स्पीड का निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, अब दूसरा जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड को निकालने का, दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे एवरेज स्पीड को निकालने का, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड को निकालने का भाई? जब भी आपको दो स्पीड गिवन दी हो, जब आपको एक स्पीड दी हो x किलोमीटर पर आवर और एक दी हो y किलोमीटर पर आवर, जब भी आपको दो स्पीड गिवन है तो उसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम दोनों ही फॉर्मूलों का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, इसलिए क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला कि पहले 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर जो है पहले। अच्छा मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, मेरे को ध्यान से समझना। इस पे आएंगे तो आप मुझे बताओ इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है। 120 किलोमीटर उसने यहाँ पे तय किया, उसने 120 किलोमीटर, तो मेरे भाई ध्यान से समझना इधर। हाँ देखिए, उसने 120 किलोमीटर तो यहाँ पे तय किया, ये रहा 120 किलोमीटर, हाँ है ना। उसके बाद में 100 किलोमीटर यहाँ पे तय किया, इसका मतलब वो 220 किलोमीटर गया और 220 किलोमीटर ही वापस आया हुआ, हाँ है ना। यानी उसने कितने ट्रैवल किया, 220 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है भाई, 220 किलोमीटर की। अब हमें टोटल टाइम चाहिए, क्या चाहिए ध्यान से समझना। अब हमें चाहिए भाई टोटल टाइम। तो आप मुझे बताओ 120 किलोमीटर की रफ्तार से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी रफ्तार है, हाँ है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है भाई? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
है ना। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने 100 किलोमीटर और तय किया, किस रफ्तार से, 100 किलोमीटर और उसने कवर किया किस रफ्तार से किया था भाई, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। किस रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ध्यान से समझना, ठीक है भाई। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया, तो एवरेज स्पीड यहाँ से निकल जाएगी। तो ध्यान से समझना, ये कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो 20 4 से 3 बार और 4 40 से 2 बार, ये चला जाएगा 20 से 5 बार और 20 से 2 बार। तो जब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 220 बटे में 8 बटे में दो आ जाएगा, 2 से 4 बार और 4 से कितना चला जाएगा, 55 बार। क्लियर है। तो जो यहाँ पे एवरेज स्पीड आई है, जाने की जो एवरेज स्पीड आई है, जाने की जो एक तरफ से गया उसकी एवरेज स्पीड जो आई है 55 किलोमीटर पर आ रहा है। यानी जब उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और 100 किलोमीटर कवर किया उसने 40 किलोमीटर की रफ्तार से, तो उसे जो जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 55 किलोमीटर पर आवर। उसे आने में कितना टाइम लगा है, 75 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड बतानी है। तो भाई आपको पता है जाने में, यानी जब एक तरफ से गए हो तो कितना लगा 55 किलोमीटर, और जब वापसी आए तो कितना लगा है, वापसी में लगा है 75 किलोमीटर पर आवर। कितना लगा मेरे भाई, 75 किलोमीटर पर आवर। एक बार ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से समझाऊंगा इसे। देखिए, तो वापसी में जो आया है वो कितना लगा है, 75 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसकी एवरेज स्पीड बतानी है ओवरऑल। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था आपको, जाने का समय और आने का समय। मान लो जाने का समय उसका x किलोमीटर पर आवर था और आने का समय तो y किलोमीटर पर आवर। तो दो स्पीड देखते, एवरेज स्पीड निकालना कितना आसान हो गया। तो आपको पता है 2 इंटू 55 इंटू में 75 अपॉन में कितना आ गया 120 और कितना आ गया 130। तो इसको काटेंगे कितने, 5 से 11 बार चला गया, 2 से 5 चौक 20 और सॉरी 5 दूनी 10 और 5 छक 30 हो गया, 2 से 13 बार चला गया। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 का 5, 11 सत्ते 70 और 8, 5 82 बट्टे में 13। जब इसे काटो कितना बचेगा, 13 छक 78, 78 के बाद 4 बच रहा है, 13 तिया 39, 3/5। ये इसकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। तो देख लेते इसका ऑप्शन किस में था, इसका ऑप्शन पॉइंट में था, कैसे था एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई इसका आंसर इसी तरीके से आएगा, गलती करिए तो क्या बताना मुझे। इसका देख लेते एक बार। तो 60 पॉइंट में आ रहा था, तो काटोगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा देखो 13, इसको काट लेते हैं कितना आएगा, पॉइंट में कर लेते हैं। तो 13 छः 78 और बचे कितना, 78 के बाद 4 13 तिया 39, 39 और 6 बचेगा भाई, 6 बचेगा, यानी 5/6/5 होगा। काटना चाहो तो सिर्फ काट सकते हो, काटना चाहो तो इसे और भी आप काट सकते हो। 6 बचेगा तो फिर जीरो, एक बार ना गलती कर रहे हैं, देखिए भाई एक बार ढंग से काट लेते हैं। इसका जो आंसर है 63.46 है, बट इसको एक बार दोबारा काट लेते। देखो भाई आपको पता है कि 13 छः 78 हो गया, 78 के बाद कितना बचा 4, यानी 45 बन गया। 13 तिया 39 हो गया, 39 के बजाय 6 बचा, फिर कितना बचेगा 13 चौक 52, फिर 8 बचेगा और 13 छः 78, यानी ये इसका किलोमीटर पर अप्रोक्सीमेशन में 2 डिजिट तक यही आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है। क्लियर है मेरे भाई, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दोनों ही चीज़ों का यूज, दोनों ही एवरेज स्पीड लग रही है। ये मेंस के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। तो देखिए आसान भी, आप इसको मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब मॉडरेट ही कहिए, इजी तो खैर नहीं था, टाइम लगेगा इसके अंदर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है इसके अंदर टाइम एंड वर्क का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट आप कर लेंगे। इसमें बोला है कि भाई ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days
while B can complete the same work in 30 days. The work on alternate basis starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days B how many days will B finish the remaining work? तो इसमें बोला है ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है ना। वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर काम करते नहीं, अल्टरनेट काम करते हैं और ए स्टार्ट करता है। ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं और इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हैं। तो उसने बोला अगर एक काम छोड़ देता है तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। एक बार मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इसकी जो ऑप्शन लिखे हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है इसका 24/2/5, दूसरा जो ऑप्शन है इसका 5:2/5, थर्ड जो ऑप्शन है इसका 5:3/5 और जो फोर्थ ऑप्शन है इसका 24:3/5। इसको यहाँ से हटा देते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, लिखा 24:3/5। तो क्या तरीका होगा इसको करने का एक बार देख लेंगे, ध्यान से समझना। देखिए तो भाई देख लेते हैं पहले एक बार। इसने बोला कि ए जो है किस काम को कितने दिन में कर रहा है 25 डेज, बी जो है किस काम में कर रहा है 30 दिन के अंदर। इसका एलसीएम क्या आएगा 150 आएगा, क्लियर है। इसकी एफिशिएंसी आएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आएगी कितनी 5, ठीक है। यानी अगर मान लो ये क्या है हमारा टोटल वर्क है TW और ये क्या है हमारी एफिशिएंसी है, क्लियर है। ये 25 दिन में अगर मान लो टोटल काम 150, अगर 25 दिन में काम करेगा, 25 दिन तक काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 6 करेगा। अगर 150 काम है, अगर 30 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 5 काम करेगा, क्लियर है। तो हमें हमसे ये बोला कि वैकल्पिक रूप से काम करते ए स्टार्ट करता है, ठीक है, और 5 दिनों के बाद 5 दिनों तक पैटर्न का होता है, 5 दिन बाद ए छोड़ देता है। तो ध्यान से समझना। तो भाई मान लो फर्स्ट डे कौन करेगा, फर्स्ट डे करेगा ए, यानी ए कितना काम करेगा, ए की एफिशिएंसी 6 है। फिर सेकंड डे कौन करेगा, सेकंड डे करेगा मेरे भाई बी, वो 5 करेगा। थर्ड डे कौन करेगा, ए करेगा वापस 6 काम करेगा थर्ड डे। फोर्थ डे कौन करेगा, बी करेगा, कितना काम करेगा 5 करेगा। फिफ्थ डे कौन करेगा, ए करेगा, कितना काम करेगा 6 करेगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है, जो ए जो है वो 3 दिन करेगा काम और बी जो है वो कितने दिन काम करेगा 2 दिन करेगा। डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी ऑड नंबर है जो पहले काम करेगा वो ज्यादा दिन काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना कितना हो गया 6 और 5 11 और 11 दूनी 22 और 2 22 और 6 28, यानी टोटल जो काम हुआ है हमारा वो कितना हुआ है भाई 28 हुआ है। कितना काम हुआ है भाई टोटल अभी तक हमारा जो काम हुआ है 5 दिन के अंदर वो कितना हुआ है टोटल, यहाँ तक हमारा जो काम हुआ है भाई वो 28 काम पूरा हुआ है, 28 वर्क। तो अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं, RW की बात करूं रिमेनिंग वर्क, तो टोटल वर्क 150 था, 28 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा 122। यानी इतना काम करना है, यानी 5 दिन के बाद तो उसने बोला है कि 5 दिन के बाद तो बी ने 5 दिनों के बाद तो ए ने काम छोड़ ही दिया है, तो अब ए तो काम करेगा नहीं। ये 122 काम कौन है, वो 122 जो काम है वो कौन करेगा, 122 काम है वो करेगा भाई बी। तो 122 और काम है एक दिन में 5 काम करे तो कितना देर में काम करेगा 24 सही 2/5। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था बट मैंने फिर भी ले लिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, क्योंकि अल्टरनेट वाले पैटर्न से काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। जिन बच्चों को अल्टरनेट में थोड़ी सी भी समस्या है वो इस क्वेश्चन के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है भाई, 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अभी तो ये बाहर सेकेंड लाइन है ना। तो ध्यान से समझना, अभी वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे और अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। हाँ,
देखिए फिगर थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, एकदम थोड़ा साइड में देखो। हाँ, इसमें बोला है इन अ गिवन फिगर, फिगर गिवन है पी ए बी इज अ सीकेंट एंड पी टी इज द टेंडेंट टू द सर्कल, यानी पी ए बी, यानी पी ए बी सीकेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल के पार कहीं दूसरी साइड पर मिलती है, यानी अब जब सर्कल को काटते हुए जो लाइन जाएगी वो सेकेंड लाइन होती है, पी ए बी क्या सेकेंड लाइन है। एंड पी टी इज द टेंजेंट, टेंजेंट क्या स्पर्श रेखा है, और सर्कल पी से स्पर्श रेखा खींची गई, पी टी 8 है और पी ए 6 है, ए बी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है आई थिंक वो टी है, यहाँ पे टी पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना जब भी ऐसा फिगर बन के आए, जब भी ध्यान से समझना, मान लो ये कोई सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे करके खींचिए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, और एक सीकेंट लाइन खींचिए, एक क्या खींचिए भाई, सीकेंट लाइन खींचिए। सीकेंट मतलब जो इसको टच करके, मतलब अंदर से प्रतिच्छेद करके इसको आगे सर्कल पे 2 पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट P है ना, यहाँ पे मान लो ये A है और ये B है और यहाँ पे T ही मान लो। तो ध्यान से समझना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब एक फॉर्मूला क्या, एक डायरेक्ट तरीका होता है करने का, क्या कि PT का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, PA इंटू PB के। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है भाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू, यानी इसका स्क्वायर, इस वाली साइड का जो स्क्वायर होता है PA और पूरा PB का मल्टीप्लीकेशन होता है, क्लियर है। अगर ये मालूम है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, यानी PT का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर हो गया, ये कितना PA कितना 6 है और PB कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स हो जाएगा, हाँ है ना, क्लियर है ना। अब तो क्वेश्चन आसान होगा अगर ये प्रॉपर्टी पता है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसको नोट कर लेना, ज्योमेट्री की सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे आ जाएगा 64 बराबर 36 प्लस में 6x, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28 बराबर 6x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ध्यान से समझना, 28 बटे में 6 बराबर x, तो कितना आ जाएगा 14 बटे में 3, क्लियर है भाई, 14 बटे में 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सारे बच्चे एक बार मुझे बताइए कि सभी को तो क्वेश्चन क्लियर हुआ है। 14 बटे में 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, आपके मेंस के अंदर भी सवाल आ सकता है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से, या इस आप बोल सकते हो इस पैटर्न पे। तो आपको ध्यान रखना है कि पीटी का स्क्वायर जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, क्लियर, छोटी सी प्रॉपर्टी याद रख लेना भाई। ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी सारे बच्चों को दिक्कत देता होगा एग्जाम के अंदर, बट अगर आप ये वीडियो आप देख लेंगे इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, आइए देखिए उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है ना। इसने बोला शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, है ना, तो 2 डिस्काउंट स्कीम दे रखी है। उसने बोला पहली स्कीम क्या है, बाय 3 गेट 4, यानी 3 खरीदो और 4 फ्री मिलेंगे। दूसरी जो स्कीम है बाय 5 गेट 6, यानी 5 खरीदो 6 उसके बाद मिलेंगे। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई अगर आप 2 खरीद रहे हो, बाय 2, बाय 2 गेट 1, ऐसा सुना है, बाय 2 गेट 1। तो आपको ध्यान से समझना है, जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो भाई ध्यान से समझना, दो खरीद कितनी मिल रही, अच्छा आपको मिल कितनी रही है, आपको मिल रही है कितनी मिल रही है बताइए। तो आपको फ्री कितनी मिल रही है, फ्री तो एक मिल रही है, और कितने पे, 3 पे। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 33:1/3%। क्लियर है या नहीं है, इतने का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बोलो भाई बात समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, सॉरी है ना, ये मिल रही है, क्लियर है भाई। यानी 2 खरीद रहे हो, यानी एक आपको फ्री मिल रही है। यानी आप ध्यान से समझना, जितनी आपको फ्री मिल रही है, फ्री वाली ऊपर आ जाएंगी और टोटल आपको कितनी मिली वो नीचे आ जाएंगी,
इंटू 100 करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है 3 खरीदे 4 मुफ्त पाए। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूंगा तो ध्यान से समझना। अगर मैं एक ही बात करता हूँ, एक ही बात करता हूँ तो भाई कितनी खरीद रहे हो? 3 खरीद रहे हो, 4 मुफ्त मिले। कितने मुफ्त मिले? 4। और कितनी खरीद रहे हो आप? 7। मतलब 3 खरीदने पर 4 मुफ्त मिली, यानी 4 तो मुफ्त मिली, टोटल कितनी मिली? 7। इंटू में 100 करोगे तो कितना मिल रहा होगा? तो आपको पता है कि 1/7 की जो वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7%। तो जब आप दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इधर ही मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 5 से जब इसको काटोगे तो आप काट भी सकते हो इसको। ये जो आपको काटने पीटने के बाद आएगा, 4 से दोनों का मल्टीपल 14 को 56 8 यानी 57 सही 1/7% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। कितने में मिलेगा? 57 सही 1/7। इसको काट लोगे तो ये आएगा 57 इतने का डिस्काउंट। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो भाई आपको कितनी मुफ्त मिली है? आपको मुफ्त मिली है 6 और टोटल मिलेंगे कितनी? अब 11 इंटू में परसेंटेज के लिए 100। तो आपको पता है 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 सही 1/11%। हाँ है ना? तो जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 6 नीम 54, 54/6/11%। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया? यहाँ से आपको इतना डिस्काउंट मिला है, इतना डिस्काउंट मिला है। तो कौन जितनी छूट ज्यादा मिलेगी उतना आपको कम पे करना पड़ेगा। हाँ है ना? मान लो कि कोई चीज आपको 10% डिस्काउंट पर मिली, तो मान लो कोई 100 की चीज थी 10% डिस्काउंट पर मिली तो आपको 90 पे करने पड़े। और मान लो कोई चीज आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रही है तो आपको 80 पे करना पड़ेगा। यानी जितना डिस्काउंट परसेंट ज्यादा होगा उतना ही आपको कम पे करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है? तो ये वाला डिस्काउंट आपका बेस्ट। यानी ये आप बोल सकते हो कि 4 पे 3 खरीदने पर 4 मिलने तो ये डिस्काउंट सबसे बेस्ट है। क्लियर है? हाँ या ना? मैक्सिमम डिस्काउंट किस पर मिलेगा? ए पर मिलेगा। क्लियर है भाई? यस या नो? चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे काफी सारे कंफ्यूज होते कितना डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट पहले क्वेश्चन आता था, अब इस तरीके से वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है भाई? तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको मुफ्त मिला है वो ऊपर, और मुफ्त मिला के और जितना आपने खरीदा उसका टोटल नीचे। यानी मान लो आपने 3 खरीदी थी और 4 आपको मुफ्त मिली है, तो मुफ्त वाली तो भाई मैंने ऊपर ले ली, और टोटल 3 और 4 7, टोटल कितनी हुई? 7। तो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको मुफ्त 6 मिली थी और यहाँ पे आपको टोटल कितनी मिली? 5 और 6 11। तो 11 अपॉन में इंटू कर देंगे तो आपका आंसर है। क्लियर है भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेना। मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोबारा बन सकता है। ठीक है? पहले भी मेंस के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आए हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। मेंस की तैयारी करें, प्री की तैयारी करो, सबके लिए एकदम आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी भाई एक अच्छा क्वेश्चन था आया आपके सामने। ठीक है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। काफी अच्छी चीजें बताऊंगा इसके अंदर, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ आएंगी। इसमें बोला है इफ एंगल सी, एंगल क्या लिखा है? हाँ, इसमें लिखा हुआ है इफ एंगल सी एम बराबर एंगल सी एंड एम एंगल सी बराबर एम एंगल जेड। अच्छा, ठीक है। ए और सी, ए सी बराबर एक्स जेड के है। एंगल ए बी सी और एंगल एक्स वाई जेड, एंगल नहीं होगा बट त्रिभुज होगा ये। त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, एक मिनट की, त्रिभुज ए बी सी होगा ये, एंगल नहीं होगा। ये लिखा हुआ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांश में, यानी आप बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? और ए सी बराबर और एक्स जेड है। उसने बोल रखा है एंगल सी और एंगल जेड बराबर है, ये दे रखा है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे 2 ट्रायंगल। कर लो, बहुत सुंदर सुंदर से 2 ट्रायंगल हम इसमें यहाँ पे कर लेते हैं। एक मैंने बताया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल नए पेन से करेंगे। देखिए, दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्लियर है? हाँ है ना? तो अब इसके अंदर जो जो बोला है बस हम उसे अब कर देंगे। क्या क्या बोला ध्यान से समझना। इसने बोला है एंगल सी जो है एंगल जेड के बराबर है।
एंगल जो सी है, यानी ये वाला जो एंगल है, और एंगल जेड के, ये दोनों इक्वल है, हाँ या ना? ये दोनों एंगल मान लो थीटा थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा डिग्री है तो ये भी एंगल थीटा डिग्री, दोनों बराबर दे दिए। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है? उसके बाद उसने एक चीज और कही है, क्या? कि भाई ए सी और एक्स जेड बराबर है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, ठीक है। अब उसने बोला कि निम्न में से कौन सी शर्त है जो इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाएगी, शर्त बतानी है। तो ध्यान से समझना, दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट बनानी है तो देखो काफी सारे तीन पैटर्न होते हैं, तो एस से बराबर हो जाएगा, ये एस से बराबर हो जाएगा, है ना? और भी काफी सारे होते हैं, तो इन तीन से मान के चलो कि ये हो सकता है, इन दो से हो सकता है अभी फिलहाल। तो ध्यान से समझना, और भी काफी सारे होते हैं, एल एच एस आर एच एस से भी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अब इसमें क्या करना है, एक साइड दोनों दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड कॉमन है और एक एंगल कॉमन है। तो अब यहाँ पे हमारा ऐसे एस का कोई रूल दिख रहा है इसके अंदर, ये साइड 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 तो खत्म ही हो गया यहाँ से, तो ये साइड साइड से तो खत्म, क्योंकि एंगल भी दे रखा है। तो अब आपको देखना है कौन सा फॉलो करेगा इसके अंदर। तो ए बी बराबर ए सी, यानी एक ही ट्रायंगल के दो पार्ट दे रखे हैं, तो हो ही नहीं सकता। एक ही ट्रायंगल की दो दो साइड दे रखी, हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ भी एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? एक ही ट्रायंगल की दोनों साइडें दे रखी हैं, एक ही ट्रायंगल की दोनों साइडें, ये कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बी सी बराबर वाई जेड, यानी अब इसने बोला कि बी सी, पहले ऑप्शन नंबर इसको देखते हैं। तो वो बोल रहा है कि यानी ये वाले एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? तो मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? कभी भी जब हम कॉन्ग्रुएंट कराते हैं, जब ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट कराते हैं, तो वो ये कहता है कि भाई कि दो साइड और उसके बीच का अगर एंगल बराबर है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर दोनों साइड और उनके बीच का, यानी हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल, अगर दो साइड और ऐसे ऐसे कब कॉन्ग्रुएंट होता है कोई भी, कैसे ऐसे कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब कि जब दो ट्रायंगल की एंगल, दो ट्रायंगल की साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो भाई मैंने इसको देखा, तो इसको देखने के बाद मुझे समझ आया, ध्यान से समझना, कि इसने बोला है कि बी सी और वाई जेड, बी सी और वाई जेड बराबर है, तो आप देखिए दो दो साइडें हैं बराबर, यहाँ भी दो साइडें उनके बीच का एंगल क्या है, दोनों में बराबर है। तो ये हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट है, यानी हम बोल सकते हैं क्या, बी सी और वाई जेड इस शर्त को पूरा करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? यस या नो सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से बताइए, क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है दोनों ट्रायंगल? ठीक है भाई, ये आपको बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल अगर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यानी ये क्या है, हमारा इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा, तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए अब तो आसान आसान क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। इसमें बोला है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, आसान भी क्वेश्चन है। तो आपको कोसेंट्रिक सर्कल पता होना चाहिए। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं भाई? कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनकी जिनका क्या होता है, सेंटर एक ही होता है। जब सेंटर किन्हीं भी दो सर्कल का सेंटर अगर एक ही होगा, तो वो एक दूसरे के पास ही होंगे, यानी ये अगर सेंटर है तो ये ऐसे होगा, हाँ है ना? इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये है। तो उसने बोला है क्या, कि एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, उसने बोला है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए, छोटे वृत्त को स्पर्श, जीवा क्या होती है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, यानी ये, यानी मैंने बोला कि ये ए है और ये बी है। और जो अगर इसकी रेडियस, छोटे वाले की रेडियस की बात करूंगा, तो छोटे वाले की रेडियस आप सभी को दी रखी है, कितनी है? छोटे वाले की रेडियस है 6, और इसकी है रेडियस भाई कितनी, 10।
तो आपको पता है कि जब भी कोई सर्कल होता है, अगर कोई यहाँ से टच करके कोई इसको स्पर्श करके जा रही है, तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। सॉरी, परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों एंगल को ही बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ से लेके सेंटर से लेके और उसके टेंजेंट तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, मिनिमम दूरी होती है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे और ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस वजह से ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी की लेंथ हो जाएगी मेरे भाई 16। तो यही आंसर है। पर ये आपको बात ध्यान रखनी है, कभी भी कोई सर्कल है और उसको कोई टच करके कोई स्पर्श रेखा जा रही है, तो जब भी सेंटर से उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी मिनिमम दूरी होगी, मिनिमम दूरी है तो ये जो परपेंडिकुलर भी होगा ये, और क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा और क्या करेगा, इस स्पर्शिका को इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था, पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई यही अच्छे क्वेश्चन थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसे, आसान है। ठीक है, तो चलो आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर आप घर से करके बताना क्या आएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, है ना। अगर नहीं आया इसका आंसर तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्लियर है, तो इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है मेरे भाई, इसका आंसर है 8। क्लियर है, इसका आंसर कितना है, 8 है। तो भाई एक काम ध्यान रखना, नीचे क्वेश्चन गलत लिखा है। पहली बात तो नीचे वाला क्वेश्चन देखा, हिंदी वाला गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन एकदम सही लिखा हुआ है, और भाई गलत लिखा हुआ है, एक मिनट रुकना, 256 नहीं होगा, 265 होना चाहिए। एक मिनट रुकिए जरा। आई थिंक ये 265 होना चाहिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको देख लेना। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 265 की पावर दे रखा है 4081 +9, और डिवाइड करना है 266 से। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपको बताना है, यहाँ पे 265 की जगह ये इधर है और ये इधर है, यानी कितना है, 265 की पावर आपको ये दे रखी है। क्लियर है भाई, सारे बच्चे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताएंगे, मैंने आपका आंसर बता दिया।